यूसुफ से इसके सभी का दोस्तों मैं आपके लिए आज का टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों, राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट दोस्तों। प्रेसिडेंट से संबंधित दोस्तों वहाँ जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे, समझेंगे और इससे कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं उस सभी पॉइंट पर हम बात करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने आपके लिए ये बोर्ड सजाया है। आप ये जो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों, जो मैंने पिछला वीडियो दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद का डाला है, आपको वहाँ भी ये अनुच्छेद आपको वहाँ पर भी देखने को मिले होंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें, वहाँ पर जाएँ, आपको प्ले लिस्ट में आसानी से वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति महोदय से पढ़ने से पहले दोस्तों ये जरूर देख लें कि राष्ट्रपति महोदय कौन है, किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनको हम समझेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों संविधान वाला जो हमारे भारतीय संविधान है उस पर कुल 2 स्तरों पर सरकार देखने को मिलती है दोस्तों, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर दोस्तों। केंद्र स्तर पर अर्थात दोस्तों देश यानी कि दोस्तों संघ, और जो दोस्तों राज्य स्तर पे आपको देखने को मिलती है अर्थात दोस्तों राज्य, अर्थात दोस्तों केंद्र स्तर पर जो सरकार देखने को मिलती है और एक आपको मिलती है राज्य स्तर पर सरकार अर्थात दोस्तों राज्य सरकार। तो दोस्तों यहाँ जो आपको केंद्र स्तर पर जो सरकार देखने को मिलेगी अर्थात केंद्र सरकार अर्थात दोस्तों कार्यपालिका, जो केंद्र स्तर पर जो आपको कार्यपालिका है दोस्तों, उस कार्यपालिका के प्रधान अर्थात हेड दोस्तों राष्ट्रपति महोदय होते हैं दोस्तों। तो इन्हीं को हम पढ़ेंगे और ये जो प्रधान होते हैं दोस्तों इसीलिए इसको भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन बहुत सी बात यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे जो देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो वो दोस्तों वो हो जाएगा आपके लिए राष्ट्रपति महोदय। तो इस प्रकार से दोस्तों राष्ट्रपति महोदय को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त है, लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति महोदय अपनी शक्तियों का जो उपयोग है वो बिल्कुल कम ही करते हैं दोस्तों। उनकी शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर दोस्तों अर्थात हमारे देश के प्रधानमंत्री दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर आपसे यूँ पूछ लिया जाए कि जो राष्ट्रपति के जो वास्तविक राष्ट्रपति की जो शक्तियों का वास्तविक रूप से कौन उपयोग करते हैं, तो आप देखना दोस्तों यहाँ पर आपके क्वेश्चन इस प्रकार से अगर वास्तविक शब्द लग जाए तो वहीं से आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों इससे संबंधित जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सभी को हम देखेंगे, आराम से समझेंगे और इस प्रकार से एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आइए समझते हैं दोस्तों। यहाँ से सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। मैंने इस प्रकार से आपके लिए ये अनुच्छेद यहाँ पर रखे हैं, एक एक को पढ़ेंगे दोस्तों, समझेंगे और कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से सबसे पहले दोस्तों अनुच्छेद 52 को पढ़ते हैं हम। तो अनुच्छेद 52 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है दोस्तों कि हमारे देश का इस प्रकार से एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अनुच्छेद 53 में देखें तो इस प्रकार से इसमें राष्ट्रपति महोदय के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है दोस्तों। किस प्रकार से इनको क्या क्या कार्य दिए गए हैं और इनको क्या क्या शक्तियाँ प्रदान की गई, वो सारी चीज़ें इसमें अनुच्छेद 53 के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। तो इसके जो कार्य अर्थात कार्यपालिका के प्रधान होते हैं दोस्तों, हेड होते हैं। तो इस प्रकार से इनको जो शक्तियाँ प्राप्त की गई वो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत ही की गई दोस्तों। तो इससे संबंधित इनकी जो शक्तियाँ हैं दोस्तों ये उसको बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अलग से लेके आऊँगा, इसको वहाँ पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 54 में दोस्तों, इसमें देखिए राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन। किस प्रकार से दोस्तों राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन होता है, इसमें कौन कौन भाग लेता है, किस प्रकार से किस का मतमूल्य क्या होता है, वो सारे दोस्तों इसमें दिया गया है। अब निर्वाचन दोस्तों यहाँ से अगर आपसे सामान्य तौर पर कहा जाए दोस्तों तो इसका जो निर्वाचन होता है वो होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों गुप्त मतदान होता है दोस्तों। तो यहाँ से आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन अप्रत्यक्ष का तात्पर्य ये होता है कि जिसमें जनता सीधी
भाग नहीं लेती। अर्थात जो जनता जिस प्रतिनिधित्व को चुनते हैं वो प्रतिनिधित्व उस जनता की तरफ से उसमें भाग लेते हैं। ये होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से। ये अप्रत्यक्ष रूप को आपको जो आपने केंद्र सरकार पढ़ा था दोस्तों, उसमें आपको राज्यसभा में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से गुप्त मतदान होता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर इसमें कौन कौन भाग लेते हैं तो इसको इस प्रकार से हम समझेंगे दोस्तों। 1 2 3 और 4 दोस्तों। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और एक हो जाएगा दोस्तों दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा। दोस्तों जो दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा इसमें भाग लेते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस प्रकार से यहाँ पर शॉर्ट क्यों लिखा। ये इसलिए लिखा है दोस्तों कि यहाँ से हम एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वही आपको हमेशा क्वेश्चन में फंसाने के लिए काम में ली जाती है दोस्तों। लोकसभा के दोस्तों सभी निर्वाचित लोकसभा के दोस्तों सभी निर्वाचित सदस्य। दोस्तों ये निर्वाचित शब्द होना अनिवार्य। अगर ये आपको इस प्रकार से आपको आंसर में देखने को नहीं मिलता है दोस्तों तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो ये दोस्तों इस प्रकार से चार जो प्रतिनिधित्व करता है वो इसमें राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में भाग लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक आपको समझ में आया हो। एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों, यहाँ से अगर आपको आ जाए यहाँ पर विधान परिषद, आप बोलोगे सर क्या विधान परिषद के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं? जी नहीं दोस्तों, इसमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हमने जो उस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश पढ़े थे उसमें वहाँ पर बात की थी दोस्तों कि जो विधान परिषद है वो भारत के कुछ ही राज्यों में देखने को मिलती है। अर्थात अगर इस प्रकार से अगर विधान परिषद को राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में अगर भाग लेने का मौका मिलता है दोस्तों तो कुछ राज्यों को इसका ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। इस कारण यहाँ से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में विधान परिषद को भाग लेने का मौका नहीं दिया जाता दोस्तों। इस प्रकार से जो अनुच्छेद 54 के तहत निर्वाचन आपको समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार से दोस्तों आप पढ़ते हैं हम ये हो गया हमारा। ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से 54 की बात चल रही है दोस्तों। इसके बाद में ये चलते हैं दोस्तों हम 55 की तरफ। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति की कुछ निर्वाचन रीति होती है दोस्तों। रीति का तात्पर्य ये होता है दोस्तों पद्धति। कुछ इस एक पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन किया जाता है। तो क्या पद्धति दोस्तों? समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति दोस्तों। मेरे साथ दोस्तों 2 बार बोलिए। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति दोस्तों आपको याद भी हो गया होगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक शब्द आ रहा है दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अर्थात इसका तात्पर्य ये होता है दोस्तों, एकल का अर्थ एक होता है, यानी कि जनता द्वारा जो प्रतिनिधित्व चुना जाता है वो प्रतिनिधित्व पूरी जनता की तरफ से राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों। अब इसमें कौन कौन जो अपने
इसमें देखा था आर्टिकल 54 में देखा था कि कौन कौन इसमें भाग लेते हैं। इसमें दोस्तों विधायिका अतः विधानसभा और सांसद दोनों इसमें भाग लेते हैं। लेकिन इसका जो दोस्तों मत मूल्य होता है वो दोनों का अलग अलग होता है। और किस प्रकार से होता है दोस्तों, तो उसको हम इस प्रकार से यहाँ पर समझेंगे दोस्तों। जो अगर दोस्तों इसका जो विधायिका और सांसद का दोनों का अगर मत मूल्य निकालना हो दोस्तों तो किस प्रकार से समझेंगे, तो यहाँ पर एक सूत्र होता है दोस्तों विधायिका। अगर एक विधायिका का मत मूल्य निकालना है तो दोस्तों किस प्रकार से, किस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे तो वहां पर उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य के कुल निर्वाचित विधान सभा सदस्य। दोस्तों ये इस एक विधायिका का मत मूल्य ज्ञात करने का एक सूत्र है दोस्तों कि उस राज्य की कुल जनसंख्या, अर्थात इस प्रकार से मान लेते हैं दोस्तों कि अगर एक राज्य की जनसंख्या कुछ इस प्रकार से दोस्तों उस राज्य की जो विधानसभा सदस्य है दोस्तों, निर्वाचित विधानसभा सदस्य अगर वो मान लीजिए दोस्तों 10 है दोस्तों, इस प्रकार से इसको यहाँ से काटेंगे तो आपके सामने एक बहुत बड़ी संख्या आपको नजर आएगी। इसको कुछ छोटी करने के लिए दोस्तों यहाँ पर इस सूत्र में 1/1000 इस प्रकार से रखा गया है दोस्तों। इस प्रकार से आपको इसको भाग चिन्ह 1000 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो आपको अगर एक विधायिका का मत मूल्य निकालना है दोस्तों तो उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य के कुल निर्वाचित विधानसभा सदस्य। दोस्तों ये निर्वाचित शब्द आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में नहीं मिलता है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको ये चीज यहाँ से ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से हम एक विधायिका का मत मूल्य निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर दोस्तों एक सांसद का आपको मत मूल्य निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों। तो जो यहाँ से जो हमने उस प्रकार से काटा था और वहाँ पर एक विधायिका का जो मत मूल्य निकल के सामने आता है दोस्तों, तो उसी यानी कि उसी से बनाएंगे यहाँ पर सभी निर्वाचित विधान सभा के सदस्यों का मत मूल्य बटे कुल सांसदों की कुल, सॉरी दोस्तों यहाँ पर भी आपको निर्वाचित लगाना पड़ेगा, कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या। यहाँ पर दोस्तों बटे नहीं लगाना है आपको, इंटू 1000 यहाँ पर नहीं लगाना है दोस्तों। तो आपको ये एक सांसद का अगर मत मूल्य निकालना है दोस्तों तो आपको इस प्रकार से सभी निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य बटे कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, इस प्रकार से आप इसके एक सांसद का मत मूल्य निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से कुछ बड़ी संख्या आती है क्योंकि विधानसभा सदस्यों की संख्या अधिक होती है और सांसद की कम होती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना, जो निर्वाचित सदस्य हैं आधार तो हमने लोकसभा पढ़ा था दोस्तों और इधर पढ़ा था राज्यसभा। यहाँ पर दोस्तों लोकसभा में दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और यहाँ पर 12 होते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर भाग नहीं लेते, यहाँ पर केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ज्यादा आपको संख्या देखने को मिलेगी और यहाँ पर कम मिलेगी। तो इस प्रकार से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है कि इसको दोनों को बराबर भाग मिलते। ये होती है दोस्तों अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सब समझ में आया होगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ तक समझा और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक याद भी हुआ होगा। अब इसके बाद में
दोस्तों जो राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन होता है उसमें एक न्यूनतम कोटा उपयोग में लिया जाता है दोस्तों। न्यूनतम कोटा का तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ए बी राष्ट्रपति महोदय के पद के लिए 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं दोस्तों, ए बी सी डी। अगर दोस्तों यहाँ पर होता है दोस्तों कि 50% प्लस, यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय के पद के लिए जीतने के लिए 50% प्लस एक मत प्राप्त होना अनिवार्य। अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों तो इस प्रकार से वो राष्ट्रपति महोदय के पद के योग्य नहीं माना जाता। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, अगर ए को मान लीजिए जिस प्रकार से 40% मत प्राप्त हुए, यहाँ पर बी को दोस्तों 30% मत प्राप्त हुए, सी को मान लीजिए दोस्तों 20%, 40, 30, 70, यहाँ पर 10% इसको मत प्राप्त हुए। तो क्या ये जो एक कैंडिडेट है उसको 40% मत प्राप्त हुए तो क्या वो जीत गए? नहीं दोस्तों, वो नहीं जीता है। क्यों नहीं जीता है? क्योंकि वहाँ पर हमने पढ़ा था कि 50% प्लस उसको मत प्राप्त होने चाहिए, तो उसको यहाँ पर 40% प्राप्त हो रहे हैं तो वो नहीं उसके राष्ट्रपति महोदय के पद पे नहीं जीता दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ से देखेंगे तो फिर क्या किया जाता है दोस्तों? फिर किया जाता है दोस्तों द्वितीय चरण की मतगणना की जाती है। द्वितीय चरण की मतगणना का होता है दोस्तों, जो चौथे नंबर पे आप कैंडिडेट देख रहे हो उसको जो भी जो अपने मत मिले हैं उसको यहाँ से हटा दिया जाता है, और इसके जो 10% जो मत मिले हैं उनको दोस्तों यहाँ पर दोबारा मतगणना की जाती है। उसके जो जिसके निकलते हैं उसको यहाँ पर प्लस कर दिया जाता है, इसके निकले तो इसको। इस प्रकार से अगर दोस्तों इस द्वितीय चरण में भी अगर 50% प्लस मत प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर तृतीय चरण की जाती है, अर्थात इसकी की जाती है। इस प्रकार से जहाँ तक 50% प्लस नहीं हो जाते वहाँ तक इस प्रकार से चलती रहती है दोस्तों। तो क्या इस प्रकार से पहले भी हुआ क्या? द्वितीय चरण की मतगणना एक बार हुई है दोस्तों, वो ये वीवी गिरी के समय हुई दोस्तों। वी 2 बार आ रहा है, यहाँ से आप ठीक से भी याद रख सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कितना आसान है दोस्तों याद करना अगर इस प्रकार से हम क्रमवार अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यहाँ तक इस प्रकार से समझ आ गया होगा और आपको याद भी हो रहा होगा दोस्तों। और यहाँ से आप देखते हैं दोस्तों 56 के बारे में दोस्तों। 56 में दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है दोस्तों। पदावधि बोलो दोस्तों या कार्यकाल बोल सकते हो आप। कार्यकाल, अगर दोस्तों कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति महोदय जिस दिन से अपनी शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन से उसके 5 वर्ष तक, जिस दिन से राष्ट्रपति महोदय अपनी शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन से लेकर 5 वर्ष तक का कार्यकाल राष्ट्रपति महोदय का होता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर एक ये चीज ध्यान रखें। इसके पहले भी दोस्तों राष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र दे सकते हैं उपराष्ट्रपति महोदय को और अपने पद से हट सकते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ से ये 2 चीज़ें याद रखनी है कि अपने शपथ ग्रहण से लेकर के और 5 वर्ष तक का कार्यकाल राष्ट्रपति महोदय का माना जाता है दोस्तों। उसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों, माफ करना दोस्तों, उसके बाद में हमने दोस्तों 56 पढ़ लिया था। उसके बाद में पढ़ेंगे 57 दोस्तों। इसमें पुनर्निर्वाचन दोस्तों। अगर आप दोस्तों 57 देखें तो उसमें आपको पुनर्निर्वाचन का तात्पर्य है दोस्तों कि क्या एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे आप देखो दोस्तों कि यूएसए में देखो दोस्तों तो एक व्यक्ति मात्र 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर जीत सकता है, उसके बाद में वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो आपको ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। पुनर्निर्वाचन का तात्पर्य होता है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद पर जीत सकता है, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, जहाँ तक भी वो चुनाव लड़े और जहाँ तक भी उसको 50% प्लस मत प्राप्त हुए वो वहाँ पर। इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद दोस्तों 58 के तहत। 58 में क्या बताया गया है दोस्तों? 58 में दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या
क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो योग्यताओं का वर्णन ही 58 में किया गया है दोस्तों। तो नॉर्मली आप देखी जाए दोस्तों तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो दोस्तों। इसके अलावा और कौन कौन सी योग्यताएं हैं दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। ये तीन होगी दोस्तों, 1 2 3 हो गई। उसके अलावा अगर दोस्तों देखा जाए तो उसमें और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए दोस्तों, तो यहाँ से आप देखोगे दोस्तों कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए दोस्तों। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर चौथे नंबर पर देखें दोस्तों तो उसके पास क्या ये योग्यता होगी तो राष्ट्रपति चुनाव में लड़ सकता है। नहीं दोस्तों, एक यहाँ पर एक चीज और रखी गई है कि उसके पास 50 सदस्य इस प्रकार से 50 सदस्य उसके पास अनुमोदक के रूप में होने चाहिए और दोस्तों 50 सदस्य उसके पास प्रस्तावक भी होने चाहिए। ये 50 सदस्य कौन होंगे दोस्तों, जो कि जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं चार दोस्तों, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो। तो इस प्रकार से 50 प्रस्तावक और 50 उसके पास अनुमोदक होना अनिवार्य। उसी के बाद में ये चुनाव लड़ सकते हैं दोस्तों। उसी के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज ये भी याद रख सकते हो कि यहाँ पर 15,000 रुपये इस प्रकार से जमानत राशि के रूप में लिया जाता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है। उसके बाद में ये दोस्तों जो 15,000 रुपये जमानत राशि है ये RBI के खजाने में अर्थात सरकारी खजाने में जमा करवाई जाती है दोस्तों। तो उसके बाद में पढ़ेंगे दोस्तों 59। इस प्रकार से अगर हम देखें 60 तो 60 में दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा शपथ का दोस्तों। तो शपथ राष्ट्रपति महोदय किसके समक्ष लेते हैं दोस्तों, शपथ हमेशा अपने से बड़े के सामने ली जाती है दोस्तों। तो इससे बड़ा हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का अर्थात दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दोस्तों अपनी शपथ लेते हैं। अगर दोस्तों वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश नहीं होते तो वहाँ पर जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उसके समक्ष राष्ट्रपति महोदय अपनी शपथ ग्रहण करते हैं दोस्तों। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 61 में यहाँ पर महाभियोग। ये महाभियोग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और यहाँ से कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसको देखेंगे दोस्तों। महाभियोग दोस्तों ये वह प्रक्रिया है अगर राष्ट्रपति महोदय भारतीय संविधान का उल्लंघन करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग लाया जा सकता है और उसको किस प्रकार से हटाने की, एक राष्ट्रपति महोदय को हटाने की ये एक प्रक्रिया है दोस्तों। इस प्रकार से हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस राष्ट्रपति महोदय को अपने पद से हटाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे आप दोस्तों लोकसभा और देखेंगे दोस्तों राज्यसभा। लोकसभा हो चाहे दोस्तों राज्यसभा हो, यहाँ पर दोनों ही स्तरों पर यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर दोस्तों ये लाने से पहले दोस्तों एक चीज ध्यान रखने की यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय को एक राष्ट्रपति महोदय को 14 दिन पहले दोस्तों एक लिखित सूचना देनी पड़ेगी कि आपके खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा है। उसमें दोस्तों कम से कम 1/4 अर्थात 1/4 सदस्य भाग लेना, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये होगा। अब ये प्रस्ताव दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। लोकसभा में लाना है दोस्तों तो यहाँ पर 2/3 सदस्य इस प्रकार से अगर इस पे अपनी मंजूरी दे देते हैं तो इस प्रकार से वो यहाँ से राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में जाने के बाद दोस्तों यहाँ भी 2/3 सदस्य अगर इसमें हस्ताक्षर कर देते हैं, मंजूरी दे देते हैं, तो फिर वो इस प्रकार से
राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, राष्ट्रपति महोदय को इस पे हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। था दोस्तों अगर वो राज्यसभा और लोकसभा में पास हो गया तो वो राष्ट्रपति महोदय को अपने पद से त्याग पत्र देना ही पड़ेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इसमें अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है दोस्तों। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको याद हुआ होगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक अनुच्छेद हो रहे यहाँ पर 62 है। 62 में क्या है दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति महोदय की कुछ अकस्मात मृत्यु हो जाती है इस प्रकार से, या वो कुछ अपना त्याग पत्र दे देते हैं, या कोई इस प्रकार से कोई समस्या हो जाती है, तो राष्ट्रपति महोदय की स्थान पर जो राष्ट्रपति महोदय के बाद में यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति महोदय उसके पद को ग्रहण करेंगे, उसको इस प्रकार से जहाँ तक कि अगला राष्ट्रपति चुन के ना आ जाए वहाँ तक उपराष्ट्रपति महोदय उसको चलाएंगे दोस्तों। अगर इस स्थिति में अगर उपराष्ट्रपति भी अगर दोस्तों नहीं होते हैं उस समय, तो वहाँ पर सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों उस समय वहाँ पर राष्ट्रपति का इस प्रकार से करेंगे दोस्तों। तो क्या इस प्रकार की घटना हुई है दोस्तों? तो हाँ बिल्कुल हुई है दोस्तों। एक बार हुई थी 1969 में 1969 में दोस्तों एक बार हुई थी। किस समय दोस्तों? जाकिर हुसैन के समय। जाकिर हुसैन के समय होती है दोस्तों। जाकिर हुसैन अपना त्याग पत्र दे देते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों बीबी गिरी आते हैं दोस्तों। उस प्रकार से वो भी अपना इस प्रकार से पद से रिक्त हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक सर्वोच्च न्यायालय के इमामुद्दौला वहाँ पर आते हैं और उस प्रकार से राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको राष्ट्रपति से संबंधित सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों, और आपको याद भी हुआ होगा। इससे संबंधित दोस्तों जो आर्टिकल 53 है कार्य हो सकते हैं, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जल्दी आपके लिए, और आप उसको जरूर देखें। और ये वीडियो देखने के बाद में दोस्तों आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ एग्जामिनेशन में बाहर नहीं जा पाएगा, और आप सारे क्वेश्चन का सही सारा आंसर दोगे दोस्तों। बिल्कुल धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना